Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था किस तरह से हमारी एक्सप्रेशन और हमारी एक्सप्लेनेशन में चेंजिंग आई थी। हमने कुछ मैथमेटिकली फार्मूला भी देखा था, कुछ उसके एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू सिलेबस के हवाले से अगर देखा जाए तो इस चैप्टर का ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है। बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली जो है वो आपके पास फिजिक्स बीएस सेमेस्टर के वाइज जो आपके टॉपिक्स चल रहे हैं ये वहां पर पूछा जाता है, लेकिन 11th क्लास की जो न्यू बुक है वहां पर ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है। तो आप लोगों ने इसके स्टेप्स, इसके क्वेश्चन, इसमें होने वाली जो बातें हैं इनको बड़े ध्यान से सुनना है ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो बेहतर हो सके। एमसीक्यूज के हवाले से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साइंटिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी बुक के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इसकी मैग्नीट्यूड के हवाले से भी वो पूछ सकता है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे, ये जो आपके पास मोल स्टेटमेंट और मोल्स लॉ है ये बेसिकली आपके पास एक साइंटिस्ट था इट्सन लॉस मोल्स था जो 1775 से लेकर 1805 तक रहा था। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें हम लोग, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेक करें कि हमारे पास ये साइंटिस्ट कौन था जिसने ये एकेडमिकली आपके लिए एक न्यू थिंग्स है, एक न्यू लॉ है और उसमें जो आने वाला साइंटिस्ट है ये भी बिल्कुल न्यू है। इसके मतलब पहले तो प्रीवियस क्लासेस में आपने कहीं पर भी स्टडी नहीं किया, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को यहाँ पर लिख दिया कि इसने किस चीज की बनाव के ऊपर और किस वजह से शोहरत हासिल की थी। ये था एक बंदा जिसको फ्रेंच मिलिट्री में इंजीनियर भी था और एक साइंटिस्ट भी था फिजिक्स के नाम, और इसका जो नाम था वो था साइंटिस्ट आइटियन लॉस मोल्स। 1775 से लेकर 1812 तक इसका ड्यूरेशन रहा था। इसकी जो वजह शोहरत बनी थी वो थी ला कौन सा, पोलराइजेशन का, और किस मेथड से इसने किया था वो था इसका रिफ्लेक्शन का। काफी जगह ए लेवल के हिसाब से अगर एमसीक्यूज में देखा जाए तो ये पूछ सकता है कि इसकी वजह शोहरत क्या थी, विच क्रिएटिविटी मेक इट सिंपल एंड मेक इट फेमस ड्यूरिंग इट्स कन्वर्सेशन। आपके पास इसकी कन्वर्सेशन का जो सबसे सोल्यूशन और सबसे आसान मेथड था वो था क्या था भला, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की मदद से जो लाइट की पोलराइजेशन को स्टडी किया था उस वजह से इसको शोहरत हासिल हुई थी। अकॉर्डिंग टू इट्स प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल के हिसाब से क्या था कि जो इंसिडेंट लाइट, ये देखिए आपके पास एक रैंडमली लाइट है वो यहां से गुजर रही है। रैंडमली लाइट मतलब आपके पास ये अनपोलराइज्ड है। क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट। ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है जब इसको एक पोलराइजर में से गुजारा है, मतलब ये वाली लाइट उसके ऊपर ट्रांसमिट हुई है, इंसिडेंट किया उसने, यहां पर वो पोलराइज होगी। पोलराइज होने के बाद उसकी डायरेक्शन जिस लिहाज से वहां पर पोलराइजर इस्तेमाल हो रहा है, फॉर एग्जांपल वर्टिकल पोलराइजर है, हॉरिजॉन्टल पोलराइजर है, वो उसी हिसाब से लाइट को वहां पर पोलराइज कर देगा। अंडरस्टूड। तीसरे नंबर पर क्या है, दोबारा से हम लोग एक पोलराइजर किस्म का एनालाइजर रख देते हैं, उसका काम भी लाइट को पोलराइज ही करना है। ये एनालाइजर लाइट को पोलराइज करेगा लेकिन एक खास स्पेसिफिकेशन एंगल की बना पर ये उसको पोलराइज करेगा जो इसकी साइन कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होगा। इसके प्रिंसिपल के मुताबिक अगर कोई लाइट या कोई अनपोलराइज चीज पोलराइजर के ऊपर इंसिडेंट होती है, ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट होने के बाद दोबारा से एनालाइजर में से गुजरती है, तो आपके पास क्या होगा, ये इस चीज की स्टेटमेंट देगा कि इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट डिक्रीज एट इट्स पासिस थ्रू द, कहता है जैसे जैसे वो एनालाइजर में से गुजरता जाएगा, एनालाइजर का मतलब क्या है, वहां पर पोलराइजर है, पोलराइजर में से गुजरता जाएगा, वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी यानी इसकी शिद्दत कम होती जाएगी और डिम भी होती जाएगी। इस तरह से आप लोग समझ लें, बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन, जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो कोसाइन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बीइंग प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द पोलराइजेशन डायरेक्शन एंड एनालाइजर एक्सेस।
ये देखें पोलराइजेशन डायरेक्शन और एनालाइज, ठीक है। इसके एक्सिस के दरमियान जो एंगल होगा कोसाइन का, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। इस लॉ को कहा जाता है मोल्स लॉ और मोल्स एक्सपेरिमेंट। अंडरस्टूड है। मजीद आपकी बुक के हिसाब से इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। मोल्स लॉ स्टेट्स व्हेन कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर, जब मुकम्मल तौर पर एक कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट को एनालाइजर में से गुजारा जाता है। पोलराइज कैसे हुई ये देखें। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। इसको क्या किया, पोलराइजर में से गुजारा है, इंसिडेंट करवाया। अब इंसिडेंट करवाने से यहां पर क्या होगा, लाइट पोलराइज होगी है। ये पोलराइज लाइट जब एनालाइजर पर हम लोग इंसिडेंट करवाएंगे, फॉल करवाएंगे, तो वहां पर इसकी डायरेक्शन और एनालाइजर का जो एंगल है, एंगल ऑफ आई नॉट, आप लोग आई नॉट कह सकते हैं, वो भी एक किस्म का इंसिडेंट एंगल ही है। इनके दरमियान जो एंगल होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और इसको हम लोग कहेंगे बच्चे मोल्स लॉ और मोल्स एक्सपेरिमेंट। मोल्स लॉ की स्टेटमेंट के बाद हम लोग उसकी मैथमेटिकली फॉर्म को थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि जब एक अनपोलराइज्ड लाइट को हम लोग पोलराइजर में से गुजारेंगे तो वो लाइट हो जाएगी पोलराइज। अंडरस्टूड। दूसरे स्टेप के ऊपर क्या करेंगे, वो जो पोलराइज लाइट है उसको गुजारेंगे एनालाइजर में से। तीसरा स्टेप, चौथे स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग उनका एंगल देखेंगे, जो डायरेक्शन पोलराइज लाइट की है वो, और जिस प्लेन में हम लोग उस पोलराइजर को रख के बैठे उनके दरमियान जो एंगल है कोसाइन, उसके स्क्वायर के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शन इंसिडेंस लाइट होगी। क्या होगी, इंसिडेंट लाइट होगी। ये वाली इंसिडेंट आई क्या है आपके पास, इंसिडेंट ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन दैट विल बी द बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड पोलराइजर। ये इंसिडेंट लाइट और पोलराइजर के दरमियान एंगल है। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द एनालाइजर। ये जो आपके पास आई है ना, ये आपके पास जो आई नॉट आएगा कांस्टेंट के हवाले से, ये वो वाला इंसिडेंस ऑफ लाइट होगा जो एनालाइजर से गुजर कर आपको अचीव होगा, यानी आफ्टर पासिंग थ्रू द एनालाइजर। और ये जो आपके पास आई है ये इंसिडेंट लाइट है। कौन सी भला, पोलराइज लाइट की। ये नहीं समझना तो जो हम लोगों ने अनपोलराइज लाइट मतलब बल्ब को जलाया था, जिस तरह से ये था, ये देखें हम लोगों ने इस बल्ब को ऑन किया, ठीक है। इसको, इससे निकलने वाली रोशनी क्या थी, इस रेज क्या थी, आपके पास अनडायमेंशनल थी। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये आपके पास अनपोलराइज थी। जब हम इसको किसी एनालाइजर में से या पोलराइजर में से गुजारेंगे फिर ये जाकर क्या होगी, पोलराइज होगी। और पोलराइज लाइट के साथ ही हमारा असल मकसद है, जब पोलराइज लाइट को हम लोग एनालाइजर पर गुजारेंगे या एनालाइजर के ऊपर फॉल करवाएंगे, देन वहां से जो रेज हमें एक्चुअली में अचीव होगी एट द रिजल्ट, दैट्स विल बी द कॉल्ड द intensity of the light pass through the analyzer I naught, ठीक है। Moles gives the relationship between the intensity of the incident light to the intensity of the light obtained after passing। असल में जो आपके पास मोल्स एक्सपेरिमेंट या मोल्स लॉ है वो दरअसल इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट आई और आई नॉट यानी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द एनालाइजर के दरमियान एक रिलेशन है। एनालाइजर क्या है बच्चे, जो एनालाइजर है वो एक किस्म का समझ लें कि आपके पास वो फिल्टर पेपर है, वो एक पोलराइजर है जहां से आप लोग पोलराइज लाइट को गुजारेंगे, उसको हम लोग कहेंगे एनालाइजर। एन एनालाइजर इज आल्सो अ पोलराइजर दैट इज प्लेस्ड आफ्टर द पोलराइजर, जो हम लोग पोलराइज के बाद गुजारेंगे। इस तरह से ये आपके पास पोलराइजर था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, वहां पर एक और पोलराइजर रखा था जिसको हम लोगों ने एनालाइजर का नाम दे दिया था। किसका नाम दे दिया था, एनालाइजर का। ये मैंने बच्चे जो ब्लू हेडिंग के साथ मैंने हेडिंग्स दी है ना, ब्लू मार्कर के साथ, ये इसकी मेन कॉम्बिनेशन है। जो मैंने ग्रीन के साथ किया ना, इसको मार्क या ग्रीन के साथ हेडिंग्स लिखी है, एक्चुअली में ये उस टॉपिक में, उस पैराग्राफ में एज अ हेडिंग या आप कह सकते हैं एज अ क्वेश्चन की शक्ल में वहां पर मौजूद होगा। आप लोगों ने इसको तरतीब दे लेना।
आपके क्वेश्चन के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल एक कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट मेथड से मैंने राइट कर दिया हुआ है, ताकि आप लोगों के नंबरों में किसी भी किस्म की कमी ना हो। एक्सप्लेनेशन में क्या है, वही चीज है कि यहाँ पर हमारे पास फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर एक लाइट है, क्या है, एक लाइट सोर्स है, इससे अनडायमेंशनली लाइट्स निकल रही हैं, मतलब हमारे पास इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद क्या होगा, मतलब ये आपको शो करवा रही है कि इसकी डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक नहीं है। जब हम इसको एक पोलराइजर में से गुजारेंगे, ठीक है, पोलराइजर में से, तो ये पोलराइज होकर इनकी एक खास डायरेक्शन हो जाएगी, या तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे या फिर वर्टिकल हो जाएंगे। फिर क्या होगा, हम लोग इसको क्या करेंगे, एक एनालाइजर में से गुजारेंगे। इस एनालाइजर में से गुजरने के बाद जो रोशनी की रेज होंगी उनके दरमियान एक खास किस्म का एंगल बनेगा। ये देखें, इस तरह से आपके पास या तो ये रेज इस तरह से या फिर इस तरह से, और इनके दरमियान ये जो थीटा एंगल बनेगा, दैट्स विल बी कॉल्ड द रोटेशनल थीटा। वो कैसे हासिल होगा, हम लोग जो इसके रास्ते में रखने वाला दूसरा एनालाइजर होगा या फिल्टर पेपर होगा, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो मजीद डिम हो जाएगी। पहले वो चमकदार था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइट डिम होना मतलब रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। Rotation of the analyzers affect the intensity of the light. It is used to further reduce the intensity of the light and adjust it by adjusting the angle of analyzer with respect to polarizer. पोलराइजर के हिसाब से एनालाइजर का हम लोग एंगल डिस्ट्रीब्यूट यानी उसको एडजस्ट करेंगे, जिससे हमारी जो लाइट का एंगल है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड है। उसके बाद है पोलराइड मटेरियल्स कौन से हैं बच्चे। यहाँ पर जो पोलराइड मटेरियल्स इस्तेमाल होंगे वो जरा देख लीजिएगा। सर्टेन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स मतलब जो आपके पास एक स्पेसिफिक मतलब मखसूस किस्म के क्रिस्टल मटेरियल होते हैं, इनके ऊपर लाइट फॉल करती है तो ये उस हिसाब से फिनोमेना एडजस्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब रोशनी को अच्छे से क्या करते हैं, उसको मखसूस करते हैं। सर्टेन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स मटेरियल्स लाइक टोरमालाइन, कैल्साइट क्रिस्टल्स ईटीसी, ये खास किस्म के क्रिस्टल्स हैं। ये लाइट को ट्रांसपेरेंटली यहाँ पर किस तरह से गेट करेंगे वो देखें। आर कैपेबल ऑफ कन्फाइनिंग द वाइब्रेशंस ऑफ द लाइट, जो इस काम के लिए डिजाइन किए जाते हैं कि जो वहां पर लाइट की वाइब्रेशंस है उसको मखसूस तरीके से या मखसूस किस्म से क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, उसको वहां पर एक प्लेन में एडजस्ट कर सके, ये वो क्रिस्टल्स होंगे। फिर क्या है, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड द पोलराइड विच हैव हाई डायरेक्शनैलिटी इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये एक खास किस्म का मटेरियल होंगे जो क्रिस्टल शेप के जो पार्टिकल्स होंगे उनको भी एक खास किस्म की डायरेक्शन देने के लिए मुफीद होंगे। लाइट कैन आल्सो बी पोलराइज बाय नेचुरली। हम लोग ये मेथड काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़े थे। नेचुरली तौर पर जो फिनोमिनास हैं जिनकी मदद से हम लोग यहाँ पर लाइट को पोलराइज कर सकते हैं वो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिंग एंड स्कैटरिंग। इन तीन मेथड से हम लोग इसको नेचुरली पोलराइज कर सकते हैं। अच्छा तो बच्चे आप लोगों का एक मजीद इस टॉपिक में क्वेश्चन आ गया है कि व्हाई वेरिएशन टेक प्लेस इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट में जो वेरिएशंस टेक प्लेस होती है वो किस तरह से होती है, क्यों होती है, उसका जवाब हम लोग देखते हैं। ये साइड पर मैंने एक सेंट्रल एंगल के हिसाब से मैंने डिस्प्लेस किया है। ये एंगल मैंने कहा, मैं खुद से कोई नहीं एंगल बनाया, सिर्फ इमेजेस को देखकर बनाया। ये देखें आपके पास जो पहली इमेज थी ना पोलराइजर की वो कुछ इस तरह से थी। यहां से जब लाइट जो आपके पास कौन सी लाइट थी भला, जो अनडायमेंशनल थी या कह सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट थी, जब उसको हमने पोलराइजर में से गुजारा, पोलराइजर में से गुजारने के बाद उसके पास एक खास किस्म की डायरेक्शन आ गई। अब उसको मजीद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करके मजीद एनालाइजर में से गुजारेंगे तो वहां पर दो किस्म के एंगल हमें अचीव होंगे। उन एंगल को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए ये जो आपके पास लाइन है ना बच्चे, ये इसकी ए साइन की डायरेक्शन में क्या है, ये उसकी मैग्नीट्यूड के हिसाब से है। जब हम लोग उस पेपर को रोटेट करेंगे क्या होगा, ए नॉट साइन थीटा। ये आपके पास प्लेन है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्मल की तरह।
और ये वो वाला एंगल है जब हम लोग उस पेपर को रोटेट करेंगे और उस दौरान उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी ए नॉट कॉस थीटा। ए नॉट साइन थीटा होगा या ए नॉट कॉस थीटा हमारे पास आगे चलेगा, वो भी हम लोग देखते हैं। कहता है वाई वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस। लाइट की जो वेरिएशन है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, वो यहां पर कैसे वकू होती है देखते हैं। इफ अ पीस ऑफ पोलराइड इज रोटेटेड इन द फ्रंट ऑफ द पोलराइज्ड रे बाय द लाइट, जब हम वो जो पोलराइजर का टुकड़ा है, पीस है, उसको रोशनी की सम्मत में या रोशनी के रास्ते से थोड़ा सा रोटेट करवाते हैं, देन हमारे पास क्या होता है, वो लाइट पोलराइज्ड हो तो जाती है लेकिन इट कॉज द वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट्स। तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स की वेरिएशन का असल मौजब बनती है, असल वजह बनती है। ठीक है, मजीद क्या है, the reason that cause the variation in intensity is the angle between the initial polarizer and the axis of the second polarizer. Initial angle and the angle of the second polarizer, ये देखें, ये इनिशियल है और ये आपके पास यहां पर बड़ा मजे का फैक्ट है, आपके पास ये वाला जो ए साइन ए नॉट साइन थीटा वाला हिस्सा है ना, ये गायब हो जाएगा। वो कैसे गायब होगा, आप लोगों ने डबल पोलराइजर इस्तेमाल किया। यहाँ पे डबल पोलराइजर इस्तेमाल करने का मकसद क्या है कि लाइट डिम हो जाएगी, उसका जो एंगल है वो भी चेंज हो जाएगा। जहां पर आप पहले दो किस्म की लाइट्स, फॉर एग्जांपल आप लोग दो तरह की लाइट्स की नेचर एक ही है, ठीक है, जब हम इसको दूसरे पोलराइजर में से गुजारेंगे तो वो मजीद डिम हो जाएगी, मजीद डिसअपीयर होना शुरू, लाइट मदम हो जाएगी। तो ये क्या होगा, फिर आपके पास एक साइन नॉट वाला जो हिस्सा है ना वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, रेजोल्यूशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को हम लोग देखेंगे जिसमें हमारे पास ये दो सिस्टम और दो चीजें बड़ी वाज़िया तौर पर हमारे पास आ जाएंगी। क्या कहा जाता है इसमें, इसमें कहा जाता है अगर आपके पास जो पोलराइज्ड लाइट यहां से गुजरेगी तो वो क्या करेगी, वो दूसरे पोलराइजर यानी एनालाइजर के साथ जाकर टकराएगी। जब वो एनालाइजर के साथ टकराएगी वो एंगल थीटा बनाएगा। क्या करेगा, एंगल थीटा बनाएगा। तो वो दो एंगल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगा। कितने एंगल्स में, दो एंगल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगा। एक को हम लोगों ने ए नॉट साइन थीटा का नाम दिया, एक को हम लोगों ने ए नॉट कॉस थीटा का नाम दिया है। ए नॉट साइन थीटा दूसरे एनालाइजर होने की वजह से अब्सॉर्ब हो जाएगा, जबकि ए नॉट कॉस थीटा ये आपके पास वो वाला हिस्सा होगा जो एनालाइजर में से पास थ्रू कर जाएगा और हमें लाइट्स ट्रांसमिटेड होती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, a इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा वाइल ए नॉट साइन थीटा विल बी अब्सॉर्ब। तो फिर आपके पास क्या होगा, जो आपका इनिशियल केस होगा वो कुछ इस तरह से होगा, I इज इक्वल टू ए स्केयर, I इज इक्वल टू ए स्केयर। ए स्केयर में क्या है, ये आपकी वो मैग्नीट्यूड का हिस्सा है जिस मैग्नीट्यूड में आपके पास इनिशियल केस यहां पर जमा होगा। इनिशियल केस में क्या आएगा, देखिएगा, लेट्स सपोज दैट ये जो आपके पास ए स्क्वायर की मैग्नीट्यूड है ये इंसिडेंट ऑफ इंटेंसिटी लाइट की है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की मैग्नीट्यूड है, ये आ जाएगा इसके इक्वल। इसके इक्वल आने के बाद क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, आई इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए नॉट किसके इक्वल है, ए स्क्वायर आई नॉट के, और ए किसके इक्वल है, आई के। तो यहां हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, या ए जो है वो ए स्क्वायर जो है इस तरह से, या ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के। और ये बच्चे आपके पास कहलाएगा मोल्स लॉ और मोल्स स्टेटमेंट। ओके, इसकी कंडीशंस दो हैं, मतलब जो आपके स्पेशल केस हो सकते हैं, मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। देखिए बच्चे, जब लाइट ट्रांसमिट करेगी, ठीक है ना, ये देखें, जब आपके पास लाइट ट्रांसमिट कर रही है यहां से होती हुई इसके ऊपर एनालाइजर के ऊपर ट्रांसमिट करेगी, तो फिर क्या होगा, इसकी जो इंटेंसिटी है वो इनिशियल के इक्वल आ जाएगी, यानी इसकी जो इंटेंसिटी लाइट है वो इसकी इंटेंसिटी लाइट के इक्वल, यानी आई इज इक्वल टू आई नॉट के इक्वल आएगी। वो कैसे आएगी, मतलब फिर आपका एंगल कौन सा है, वहां पर एंगल जीरो है, पैरेलल लाइट्स हैं, ये दोनों क्या है, फिर पैरेलल लाइट्स हैं, आप पैरेलल भी कह सकते हैं, पैरेलल लाइट्स हैं।
तो एंगल 0 का हो जाएगा। तो बच्चे ये देखें I इज इक्वल टू आई नॉट cos 0 हो जाएगा, और cos 0 प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट। पहली कंडीशन तो हम लोगों ने सेटिस्फाई कर ली है। दूसरी कंडीशन में मैंने यहाँ पर एंगल लिखा है 90 का। अगर वो जो साइन वाला हिस्सा था, अगर ये वाली चीज ये देखें आपके पास जो पोलराइजर में से गुजर कर ये आपके पास एनालाइजर में से आया है, तो यहाँ पर एक ही साइज का इस तरह से होगा, मतलब यहाँ पर जो आपके पास एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 90 का। तो जब एंगल 90 का बनेगा तो cos 90 तो 0 के इक्वल होता है, तो लिहाजा यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी लाइट ट्रांसपेरेंट या कोई भी लाइट पास नहीं करेगी। तो हम लोग कह सकते हैं सिर्फ यहाँ पर जो कंपोनेंट्स एज अ लाइट बिहेव करेगा वो इसका cos वाला होगा। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने इसकी स्पेसिफिकेशन को देखा, हिस्ट्री को देखा, साइंटिस्ट की कारकर्दगी को देखा कि इस साइंसदान ने किस वजह से यहाँ पर वजह शोहरत हासिल की थी, बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट बाय द रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पर अपनी स्पेसिफिकेशन को हक किया। फिर आप लोगों के पास इसकी मैथमेटिकली फॉर्म आई थी, इसमें जो मुतलका क्वेश्चन थे एमसीक्यू थे वो मैंने सारे आप लोगों को हाईलाइट करा दिए। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।